हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 800 सीरीज में जो भी मॉडिफिकेशंस आए वो डिस्कस करने जा रहा हूँ. दीज आर नॉट अमेंडमेंट्स, दीज आर लैंग्वेज मॉडिफिकेशंस. अभी मैं शो कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 स्पेशलाइज्ड एरियाज. लुक एट दिस प्लीज. इनमें से ना कुछ कुछ दो तीन ही हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि अच्छे अमेंडमेंट है कि हाँ भाई ये नया चीज़ सीखने को मिला, मज़ा आया. बाद बाकी सब थोड़ा सा बस लैंग्वेज मॉडिफिकेशन है, तो नथिंग हाई फाई देयर. Before getting into the amendment part, I will recall a little bit of these three standards with all of you. सबसे पहले मेरे सामने 800 का मूल मंत्र याद रखना, SPFS. क्या बोला मैंने? SPFS फुल फॉर्म स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब कंपनी एफएस बना रही है बट एक दूसरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, नॉट विद द जनरल फ्रेमवर्क. जनरल फ्रेमवर्क वो होता है विच मीट्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स हु नीड सम कॉमन इंफॉर्मेशन, दैट इज GPFRF. SPFRF मतलब स्पेशल फ्रेमवर्क जो एक स्पेशल यूजर को अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कंपनी उनके हिसाब से कुछ एफएस बनाकर दे रही है. जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक वाले ने बोला कि अक्रूवल बेसिस पर नहीं, कैश बेसिस पे आप अकाउंटिंग करके पूरी एफएस बनाकर दीजिए. या फिर कंपनी का अमेलगमेशन हो रहा है, तो जो अक्वायरर कंपनी है उन्होंने बोला कि आप अपने पूरे बैलेंस शीट के सारे एसेट्स लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे दिखाइए, नॉट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन बट एट फेयर वैल्यू, फिर पूरा अलग से बना के दिखाओ. इस तरह का कुछ. अक्सर क्या होगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में, तुमको पता चलेगा कि जो एग्जाम्पल्स रहते हैं ICAI की, उसमें ऐसा रहता है कि there is a contract of amalgamation between the company and the acquirer company, and based on the provisions of the contract there is some special framework which has to be followed. तो हम लोग जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हम जिक्र भी करते हैं कि ये स्पेशल फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है जो कि डिस्क्राइब्ड है इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गिवन इन द नोट्स. मतलब यहाँ पर भी जो नोट्स दिए जाते हैं स्पेशल फ्रेमवर्क वाले एफएस के जो नोट्स होते हैं, उसमें भी वो पूरा स्पेशल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब रहता है कि ऐसे ऐसे एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया गया है या फिर कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया गया है. तो दिस इज स्पेशल फ्रेमवर्क. ओके, नंबर 805 अलग चीज है, ये है सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट. या तो सिंगल एफएस. सर सिंगल एफएस का मतलब क्या होता है? सी देयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स, सोसी. और सिंगल एफएस मतलब कोई एक स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं है. टिपिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 स्टेटमेंट्स होते हैं ना, बैलेंस शीट, पीएल वगैरह ऐसे. इसमें एक ही स्टेटमेंट रहेगा, या फिर एक स्टेटमेंट भी नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट रहेगा, जैसे सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल कर दो या ट्रेड पेएबल कर दो, ऐसा कुछ. इसमें एक बहुत अच्छा ICAI का एग्जाम्पल भी है, IBNR का. इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है ना कि इंश्योरेंस क्लेम का इंसिडेंस तो हो चुका है बट उसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है ना, पहले से कुछ प्रोविजन बनाकर चलती है. तो आइदर इट इज सिंगल एफएस और सम स्पेसिफिक एलिमेंट. दैट मीन्स यू आर डूइंग ओनली अ पोर्शन ऑफ द एफएस, यू आर नॉट डूइंग कंप्लीट एफएस. नाउ इफ बाय चांस दैट सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ स्पेशल फ्रेमवर्क, तब वहां पे 805 भी अप्लाई होगा और 800 भी अप्लाई होगा. 810 क्या होता है? समरी एफएस. समरी एफएस बनाने की परंपरा लिस्टेड कंपनीज में है. लिस्टेड कंपनी में सेबी LODR रेगुलेशंस है, उसमें फ्रेमवर्क बताया हुआ है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया यूजिंग विच समरी विल बी प्रिपेयर्ड. तो जो डिटेल्ड कंप्लीट एफएस होते हैं उनको बोलते हैं ऑडिटेड एफएस, उससे बनता है समरी एफएस अप्लाइंग द क्राइटेरिया. तो हम लोग को स्टैट ऑडिटर चेक करता है और बोलता है कि इट इज अ फेयर समरी, मैंने देख लिया एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया. तो थर्ड वाला है समरी एफएस. तो तीनों के नाम में SFS से पर फर्क है. ऊपर वाला है स्पेशल पर्पस एफएस, सेकंड वाला है सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट, और थर्ड वाला है समरी एफएस. अब इनमें जो चेंजेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. जहाँ जहाँ हाईलाइटर दिख रहा है ना तुम लोगों को, मैं और हाईलाइट कर दूंगा डीप कलर से, ये देख लो. ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक लैंग्वेज का चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ. एक एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में था कैश रिसिट्स एंड डिसबर्समेंट्स मेथड, उसको इन्होंने सिंपल कर दिया कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो विच इज इजी ओनली. नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफएस. मैं 800 पढ़ा रहा हूँ, 800 भी कंप्लीट एफएस है बट यूजिंग अ स्पेशल फ्रेमवर्क. तो बोला है कि इस पूरे स्टैंडर्ड में एफएस का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग नोट्स. इन नोट्स के अंदर जो भी इन्होंने स्पेशल अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की है, ठीक है, वो पूरा डिस्क्राइब्ड रहेगा. ठीक है, अच्छा, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ दिस एफएस. जरूरी नहीं है कि स्पेशल पर्पस एफएस का जो कंप्लीट सेट होगा उसमें भी 5 स्टेटमेंट होंगे, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, सोसी, नोट्स, ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है वहां 4 हो.
ठीक है, जैसे स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी नहीं हो, खाली वहां पे बैलेंस शीट हो, पीएल हो, कैश फ्लो हो और नोट्स हो, तो एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या होगा ये तो आपस के बीच के जो अमेलगमेशन का केस है तो वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में बता देगा कि कितने स्टेटमेंट्स होने चाहिए। मटेरियलिटी, इसमें बहुत एक खूबसूरत बात लिखी हुई है, बोलता है मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट दैट वी ऑल नो। और जो रोल एक नॉर्मल एफएस में, जनरल पर्पस एफएस में अकाउंटिंग पॉलिसी का होता है, यहां पे वैसा ही कुछ है। अकाउंटिंग पॉलिसी से अलग एक नई चीज है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हुआ असली अमेंडमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेशल पर्पस एफएस जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे अमेलगमेशन का कॉन्ट्रैक्ट है या बैंक लोन का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर रहता है, तो इट इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एफएस में ना ये बहुत जरूरी है कि क्लाइंट जो है, सपोज आई एम योर क्लाइंट, यू द चार्ट अकाउंटेंट, सपोज सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातों को इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उससे पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस के फिगर डिफरेंट हो जाएंगे। कोई एग्जांपल दो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि क्लाइंट ने लिख रखा था वहां पे कि देयर इज अ डिलीवरी डेट, अगर डिलीवरी नहीं होती तो पेनल्टी लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। हाउ मच पेनल्टी वो लिखा हुआ नहीं है, तो कंपनी ने अपने मन से ले लिया कि 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शैल बी पेनल्टी, तो ये तो आपने मन से एक इंटरप्रिटेशन ले लिया जो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। या फिर सोचो लीज का केस है, वहां पर लिखा हुआ है कि 5 years बाद द एसेट मे बी ट्रांसफर्ड टू द लेसी, तो इन्होंने मे बी को कर दिया विल बी, मतलब पक्का ट्रांसफर होगा। अनदर एग्जाम्पल, सपोज ये जो रेवेन्यू का बुकिंग हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, रेवेन्यू एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, तो उन्होंने लिखा है रेवेन्यू शैल बी बुक्ड व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अब इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से बोला कि हमारे यहाँ तो सर 80% भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो बायर को हम पोजीशन दे देते हैं और वो बनवाना चालू कर देता है, तो इन्होंने अपने हिसाब से 80% कंप्लीशन पे फुल रेवेन्यू बुक कर लिया। तो आप ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए जो एक एक आइटम होता है उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, दैट इज अ बिग बिग पॉसिबिलिटी। तो उसको इन्होंने बहुत अच्छे से बोला है कि इसको आपको कंसिडर करना है, बिकॉज उससे जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो पूरे डिफरेंट हो जाएंगे। अब फिर नॉर्मल है, यहाँ पर एक नॉर्मल ज्ञान है जो बार बार रिपीट होके आएगा 800 में, 805 में और 10 में भी, 10 में नहीं आएगा, 805 में आएगा। वो क्या है सुन लो, जो नॉर्मल ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, बोलते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे म्यूटाटिस म्यूटांडस, मतलब इन अ सिमिलर वे विथ सूटेबल मॉडिफिकेशंस। जैसे अगर इन्होंने भी अपने स्पेशल पर्पस वाली ऑडिट रिपोर्ट जो मैं बना रहा हूं उसमें अगर कैम डाला है, क्या डाला है, कैम, तब कैम का जो ऐसे 701 होता है वो यहां अप्लाई करेगा। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के साथ अदर इंफॉर्मेशन जा रही है टू मेक इट लाइक अ स्पेशल एनुअल रिपोर्ट, तब उस स्पेशल एनुअल रिपोर्ट में स्पेशल पर्पस एफएस के अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको चेक करने के लिए भी ऐसे 720 अप्लाई होगा, ठीक है। वैसा नंबर 3, हम लोग चाहें तो एक, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, हम लोग चाहें तो अपने स्पेशल पर्पस वाली जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, स्पेशल पर्पस एफएस की ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे 800 वाली ऑडिट रिपोर्ट, उसमें हम लोग एक अदर मैटर पैराग्राफ डालकर जो मेरी नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट है एज पर ऐसे 700 जो मैंने बनाई होगी इफ आई एम द स्टाफ ऑडिटर, उसका मैं रेफरेंस दे सकता हूं, ठीक है। ये देखना जरा यहां पर, ऑडिटर में रेफर इन एन ओएमपी पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन एसपीएफएस मेड एज पर ऐसे 800 टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ जीपीएफएस। तो कंप्लीट सेट ऑफ जीपीएफएस में मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी ना 700 के हिसाब से, उसका रेफरेंस दे सकता हूं। जैसे मान लो उसके अंदर एक मुर्गा पैराग्राफ था, वो मुर्गा होता है ना गोइंग कंसर्न वाला, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न 570, तो मैं अपनी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वाली रिपोर्ट में जो मेरी जनरल पर्पस एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें मुर्गा पैराग्राफ का मैं रेफरेंस दे सकता हूं। ये एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ भी है, ये रहा, ये ग्रीन बॉक्स पढ़ लो, ठीक है ना, ओके। अच्छा, ई और एफ कुछ नहीं, ये वही सेम चीज है, ध्यान से सुनो। इस स्पेशल पर्पस वाली जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, इसमें 2 खास बातें हम लोग को डालनी पड़ती है। नंबर 1,
हम लोग को यूजर्स को अलर्ट करना पड़ता है कि देखिए ये स्पेशल फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, जो फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्ड इन नोट्स में आप कृपया जाके उसको पढ़ लो, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, दीज आर स्पेशल पर्पस एफएस मेड फॉर स्पेसिफिक यूजर। तो ये एक जो अलर्ट है। और दूसरा, वी हैव टू पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, कि ये सबके लिए रेलेवेंट नहीं है, सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, इट इज ओनली फॉर द स्पेशल यूजर। तो इन दोनों को कंबाइन करके ना हम लोग एक सेपरेट हेडिंग नया बना लेंगे। वी विल नॉट कॉल इट ईएमपी ओएमपी, वी विल कॉल इट लाइक दिस। बोलता है ईएमपी ओएमपी मत बताओ, बोलो उससे बढ़िया ये बोल दो, तुमको दो बातें बोलनी है। नंबर वन कि यहाँ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि फ्रेमवर्क डिफरेंट है, जो कि नोट्स में डिस्क्राइब्ड है, तो वहाँ अटेंशन ड्रॉ करना है। एंड नंबर टू, देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज कि इट इज मेंट फॉर स्पेशल यूजर्स नॉट फॉर जनरल यूजर्स। तो यहाँ पर ये जो कॉशनरी पैराग्राफ होता है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट ईएमपी और ओएमपी, गिव इट दिस हेडिंग। यही अपेंडिक्स में भी रहता है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना इलस्ट्रेशन जो हम क्लास में करते हैं, उसमें यही हेडिंग रहता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। ये दोनों एक साथ ही पंच करके रहता है, एक कॉशनरी पैराग्राफ आप अपनी रिपोर्ट में डाल दो। देखो, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 10 which describes the basis of accounting. This financial statements are prepared in compliance with financial reporting provisions of the contract referred to above. As a result, they may not be suitable for any other purpose. ये point 1 है जहाँ आपने base of accounting समझा दिया। अब point number 2 है restriction on distribution and use. Our report is intended solely for the company and the acquirer company and should not be distributed or used by other parties. Our opinion is not modified in EMP OMP के लास्ट में डालते हैं ना, our opinion is not modified in respect of this matter, वही है। ओके, तो अभी मैंने सिर्फ तुम लोगों को 800 का ये जो मॉडिफिकेशन है कराया। तुम खास देख सकते हो कि सर मोरलेस वही है जो हम लोग जानते थे, सब कुछ वैसा ही है, खाली थोड़े शब्दों में इधर उधर हुआ है। और एक वर्ड बहुत मुझे जो मस्त लगा वो ये था, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज यहाँ पर दो कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है अमेलगमेशन का, उसके अंदर कुछ स्पेशल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस है, उसके हिसाब से बन रहा है। तो अगर उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया तो रिजल्ट्स पूरे डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे जीपीएफएस के ऑडिट में वी हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैसे ही स्पेशल पर्पस एफएस में वी हैव टू टेक स्पेशल केयर दैट मैनेजमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए एफआर प्रोविजंस को सही तरह से इंटरप्रिटेशन किया है। मैं उनसे पूछूंगा व्हाट इज द बेस ऑफ योर इंटरप्रिटेशन, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग थर्ड पार्टी से भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये था पहला 800। अब 805 805। अच्छा, जब 805 में मूव करो पढ़ते हो तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, 800 था स्पेशल पर्पस एफएस, अभी मैं स्पेशल पर्पस एफएस नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आ जाए बीच में तो अलग बात है क्योंकि वो साथ में आ सकता है, लेकिन मेन मकसद स्पेशल पर्पस एफएस नहीं है। जब स्पेशल पर्पस एफएस पढ़ते हैं ना तो उसकी तुलना की जाती है एसपीएफएस वर्सेस जनरल पर्पस एफएस, लेकिन यहाँ पर तुलना उसके साथ नहीं होगी। यहाँ है सिंगल एफएस। सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट की तुलना होगी कंप्लीट सेट ऑफ एफएस के साथ। कि नॉर्मली जब आप ऑडिट करते हो तो आप कंप्लीट सेट ऑफ एफएस की ऑडिट करते हो जिसके अंदर बैलेंस शीट, पीएल, सोसी, कैश फ्लो, नोट्स होते हैं। और इस बार आप 805 में सिंगल एफएस की ऑडिट कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की ऑडिट कर रहे हो, तो आपको उसी के बारे में नैरोली फोकस होकर देखना है और आपको ये देखना है कि बाकी कोई इंफॉर्मेशन का उनके ऊपर कोई रेलेवेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही मेन अमेंडमेंट है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं 805। सबसे पहली बात तो कॉमन सेंस है। सर कंपोनेंट्स, ब्रांचेस और सब्सिडियरी के ऑडिटर्स पर ये अप्लाई नहीं होता, उनके लिए तो ऐसे 600 होता है, 805 नहीं होता। नंबर 2, यहाँ प्रोमिनेंटली बोला गया कि दो चीज़ों की ऑडिट हो रही है, या तो सिंगल एफएस की या एक स्पेसिफिक आइटम की। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ये बड़ा कॉमन सेंस है कि जब आप एक सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट की भी ऑडिट कर रहे हो ना, तब भी जो बाकी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई करेंगे। जैसे ऐसे 240 फ्रॉड, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ये सब म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट जो ऐसे 260 है वो भी अप्लाई करेगा। बस आपको सोचना है कि सेम टीसीडब्ल्यूजी नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी कैन बी डिफरेंट।
जैसे कंप्लीट सेट ऑफ एफएस जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनता है, उसमें जो टीसीडब्ल्यूजी होता है वो अलग होता है, और जो स्पेसिफिक सिंगल एफएस है या स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको ओवरसी करना, उसके प्रोसेस को, जरूरी नहीं कि सेम टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबल हो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द प्रिपरेशन ऑफ द सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट, दे आर द डिफरेंट टीसीडब्ल्यूजी। उनके साथ आपको वही 260 का जो संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो करना पड़ेगा। ओके, ऑडिट रिपोर्ट भी जब आप बनाओगे तो अगेन जनरल पर्पस है तो 700 टाइप्स, और स्पेशल पर्पस है तो 800 और 805 दोनों अप्लाई होंगे, और वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होंगे। यही कुछ रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट्स, इन्होंने बोला कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट होता है ना, उसमें नोट्स नहीं होते हैं, तो उसमें नोट्स होने जरूरी हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड, इवन इफ यू आर मेकिंग सिंगल एफएस और अ स्पेसिफिक एलिमेंट, स्टिल उसमें सारे रेलेवेंट नोट्स और डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, ताकि जो यूजर्स है वो इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द सिंगल एफएस और एलिमेंट को समझ पाए, and they are able to understand the effect of significant events and transactions on the information conveyed। तो मतलब आपको सिंगल एफएस में भी रिलेटेड नोट्स देने पड़ेंगे ताकि पीपल कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कन्वेड एंड द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑन दैट इंफॉर्मेशन कन्वेड। तो यू मस्ट गिव रिलेटेड नोट्स अलोंग विद सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी गोइंग कंसर्न, कैम, अदर इंफॉर्मेशन, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, जो इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं ना 570, 701, 720 अप्लाई करेगा। सिग्नेचर में यूडिन देना पड़ेगा, ये नई बात है, सबको पता चल चुकी है। अब ये है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है। जो हमारी कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, मैंने बोला था ना यहाँ तुलना किसके बीच में होगा, सिंगल एफएस, कंप्लीट एफएस। हमने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे एक ऑडिट रिपोर्ट दी होगी, उसके अंदर अगर कोई भी पोर्शन ऐसा है विच हैज एन इफेक्ट ऑन द सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट, तो उसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिपोर्ट अंडर 805। ओके, जैसे मुर्गा फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न, अगर आपके कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में आपने गोइंग कंसर्न का इशू रेज किया है 570 वाला, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, तो यहां पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि उसका इस स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल एफएस पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या। अगर आपने फॉर एग्जांपल, इन्होंने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है, पॉइंट नंबर 1 ये वाला, देयर आर 2 एग्जांपल्स एक्चुअली, 1 and 2। अगर मान लो कि आपने अपने कंप्लीट एफएस में अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स के ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, और सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट में भी डेटर्स रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स है, तो उसका डेफिनेटली इस पे इफेक्ट आएगा। हाउएवर अनदर एग्जांपल, अगर आपने वहां क्वालिफिकेशन सपोज लॉन्ग टर्म डेट वगैरह पे दिया है, तो स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल एफएस अगर ट्रेड रिसीवेबल्स पे, तब उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कब इंपैक्ट आएगा और कब नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन पीजे, प्रोफेशनल जजमेंट। और मैं हमेशा बोलता हूं, ऑडिट की किताब में जब कभी स्टैंडर्ड्स में लोग बोलते हैं ना अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट, तो इमीडिएटली इट इज फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ फैक्टर्स कि these factors must be considered before applying your professional judgment। तो सर what are these factors? There are 5 factors। Number 1, वो complete FS में जो मैटर है जिसके ऊपर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन या मुर्गा जो भी डाला है, उसका क्या रेलेवेंस है टू द सिंगल एफएस एंड स्पेसिफिक एलिमेंट, चेक करो। नंबर 2, वो आइटम जिस पर क्वालिफाइड ओपिनियन गया है इन कंप्लीट एफएस, हाउ परवेसिव इज दैट आइटम, वेदर इट इज सो वाइड स्प्रेड दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई सिंगल एफएस। जैसे गोइंग कंसर्न तो पक्का करेगा ही ना, गोइंग कंसर्न पर अगर आपने क्वालिफिकेशन डाला है तो वो तो परवेसिव होता है, इट विल अफेक्ट सिंगल एफएस एंड स्पेसिफिक एलिमेंट। नंबर 3, देयर कैन बी डिफरेंस इन एफआरएफ, जैसे कंप्लीट सेट ऑफ एफएस जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बना था, जबकि सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेशल फ्रेमवर्क से बना है, तो वहाँ फ्रेमवर्क का डिफरेंस आएगा। अच्छा, रिपोर्टिंग पीरियड भी अलग हो सकता है, कंप्लीट सेट ऑफ एफएस इज फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट कैन बी फॉर अ स्मॉलर और अ लार्जर पीरियड। फिर एक ये डेट का भी डिफरेंस हो सकता है, जैसे कंप्लीट सेट ऑफ एफएस आर क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ मार्च, जबकि सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट जरूरी नहीं कि 31 मार्च को क्लोज हुआ उसके बाद हुआ हो। तो ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, ये पैराग्राफ वही ऐसे 800 टाइप का रिपीट है कि अगर आपने अपने ऑडिट ऑफ कंप्लीट एफएस वाले रिपोर्ट में मुर्गा डाला है, गोइंग कंसर्न वाला, तो यहाँ पर भी आप
अपने 805 वाले रिपोर्ट में उसका रेफरेंस दे सकते हैं यूजिंग एन OMP पैराग्राफ। If you have put a murga in your audit report on complete FS, you can give a cross reference to that audit report in your audit report on single FS or specific element as per SA 570। एक OMP डाल के रेफरेंस दे दो। ओके फिर ये भी एक जेनरिक बात है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी मेन ऑडिट रिपोर्ट जो कंप्लीट एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अगर ये सब चीज़ें हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, EMP, OMP, मुर्गा, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, तब उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है कि मेरे सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट वाले ऑडिट रिपोर्ट पे भी उसका कोई इम्प्लीकेशंस हो, तो आई हैव टू कंसिडर दोज इम्प्लीकेशंस। बस ये था 805। अब 810 समरी एफएस। अच्छा 810 में जो भी बातें पढ़ाने जा रहा हूँ उसके पहले फिर से एक एटीट्यूड चेंज करना ज़रूरी है, एक शिफ्ट करना ज़रूरी है। समरी एफएस में कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क नहीं हो सकता। समरी एफएस का मतलब है जो आपने कंप्लीट ऑडिटेड एफएस बना रखा है एज पर GPFS, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से जो कंप्लीट एफएस बना था जिस पर ऑलरेडी हम लोग ऑडिट कर चुके हैं, उसी की समरी है ये। तो यहाँ कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क नहीं होगा, ये बस समरी होगा। अब समरी में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं इंक्लूड करना है, उसके लिए देयर हैज टू बी सम एप्लीकेबल क्राइटेरिया, एंड दैट एप्लीकेबल क्राइटेरिया इज आइदर सेबी LODR रेगुलेशंस और योर कंपनी लॉ। तो इन दोनों में बताया हुआ कि समरी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू सी कि वेदर मैनेजमेंट ने जो समरी बनाया ना, इट इज अ करेक्ट समरी, इट इज अ फेयर समरी डिराइव्ड फ्रॉम द GPFS। तो जो आपने ऑडिटेड एफएस है ना उससे कंपेयर होगा, इसका हमेशा कंपैरिजन होता है ऑडिटेड एफएस के साथ। ये देखो इधर, दिस इज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ ऑडिटेड एफएस, क्योंकि कंप्लीट एफएस जो GP फ्रेमवर्क का बना हुआ है वो हमने ऑलरेडी ऑडिट कर दिया है, उसी में से समरी डिराइव की गई है। तो समरी एफएस विल ऑलवेज बी कंपेयर्ड टू ऑडिटेड एफएस। इनफैक्ट रिपोर्ट में, समरी एफएस की रिपोर्ट में जो ओपिनियन वगैरह भी होते हैं ना वो वहीं से बोरो कर करके डालते हैं हम लोग, सेम, ठीक है, सेम स्टैट ऑडिटरी दोनों को करता है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि समरी एफएस को अलग अलग नाम से जाना जाता है डिपेंडिंग ऑन द लॉ। तो एक एग्जांपल है जो मैं आपको दे देता हूं, इट इज कॉल्ड अब्रिज्ड एफएस। ठीक है, समरी एफएस को बोला जाता है अब्रिज्ड एफएस नॉर्मल भाषा में। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेबल क्राइटेरिया, कि वो जो समरी बनाने की क्राइटेरिया है वो मैनेजमेंट ने ढंग से अडॉप्ट की है। मैनेजमेंट शैल डिटरमाइन वेदर द समरी इज, ओपिनियन दो तरह का हो सकता है, पहला कोटेशन में लिखा हुआ है ये सेम है, कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विथ, या फिर आर अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस। तो सबसे पहले मैनेजमेंट चेक करेगा। नंबर 2 बोलता है कि समरी एफएस में क्या होता है ना कि फुल इंफॉर्मेशन नहीं होता, बहुत सारा एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन होता है। मतलब आप ब्रेकअप नहीं देते हो, आप सीधा टोटल लिख के देते हो, क्योंकि इसमें शेड्यूल्स वगैरह उतने होते नहीं है, तो आप टोटल लिख के देते हो, उसको बोलते हैं एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन। और डिस्क्लोजर्स भी बहुत कम होते हैं, देखो aggregated information and limited disclosure. So because the summary contains aggregated total information and without breakup and less disclosures, it becomes very risky, people may misinterpret it. तो उसके लिए एक warning तो जाता ही रिपोर्ट में, that reading the summary FS is not a substitute for reading the audited FS. सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब समरी की कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके आप अपनी रिपोर्ट में क्लियरली इंडिकेट करोगे अबाउट द समरी एफएस की समरी एफएस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिटेड एफएस, समरी एफएस इज ऑफ समराइज्ड नेचर, ये पूरा आपको बार बार हाईलाइट करना पड़ता है। रिपोर्ट में ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स एक जैसे वो पहले वाले ही चल रहे हैं, जो अति बढ़िया चेंज हुआ वो ये है, दिस इज स्टार एन अमेंडमेंट। ठीक है, अगर अब्रिज्ड एफएस या समरी एफएस उसके साथ अदर इंफॉर्मेशन कंबाइन होकर एक एनुअल रिपोर्ट बन रही है विच इज कॉल्ड अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट, तो आपको उसके कंटेंट्स में समरी एफएस का पेज नंबर्स बताना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर द यूजर्स टू आइडेंटिफाई वेयर इज द समरी एफएस लोकेटेड। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, जो अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट होती है ना, मैं क्लास में एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट में
समरी एफएस जाता है, डिटेल एफएस नहीं जाता है। समरी एफएस जाता है पर ऑडिट रिपोर्ट दो जाती है। एक तो हमारी जो डिटेल वाली ऑडिट रिपोर्ट होती है ना डिटेल एफएस पे, वो जाती है, प्लस हमारी समरी एफएस के ऊपर 810 की जो एक पतली सी रिपोर्ट होती है 1 पेज की, वो भी जाती है। तो समरी एफएस वाला जो एनुअल रिपोर्ट होता है ना, अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं उसको, उसमें एफएस एक है पर ऑडिट रिपोर्ट दो जाता है। एक तो 810 वाला ऑडिट रिपोर्ट और एक 700 वाला ऑडिट रिपोर्ट, वो भी जाता है। हम लोग रेफरेंसिंग करते हैं उसका। बाकी ये एकदम सेम है जो हमेशा से होते आया है, ठीक है। बाकी इनमें कुछ नहीं, ये यूडेन चेंज हुआ है, वो सब लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन है। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मान लो जो मेरी डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट है ऑन द ऑडिटेड एफएस, उसमें ये सब चीज़ें थी, क्वालिफाइड ओपिनियन, ईएमपी, ओएमपी, मुर्गा, कैम, अनकरेक्टेड एमएमएस, तो मुझे उनका रेफरेंस देना पड़ेगा इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस, ठीक है। मुझे पहले तो ये बताना पड़ेगा I have to state that my main audit report on audited FS contains these items, and then I have to describe the basis of qualified opinion, the matter referred to in EMP, OMP, मुर्गा, and the uncorrected misstatements। ये सब मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, रेफरेंसिंग देना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि जो समरी एफएस है इट इज़ नॉट अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड एफएस, तो मैं एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। अदर इंफॉर्मेशन, मान लो कि ये एनुअल रिपोर्ट की तरह जा रहा है, अब्रिज, इट्स कॉल्ड अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट, ओके। तो उसमें भी तो अदर इंफॉर्मेशन है, तो मुझे ऐसे 720 अप्लाई करना पड़ेगा। आई हैव टू अप्लाई ऐसे 720। मैं मैनेजर को बोलूँगा अगर मुझे कुछ गड़बड़ दिखा कि अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ एमएमएस से ठीक कर दो, वो अगर ठीक कर देते तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते हैं तो आई विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब बेसिकली होता है आई विल टेक लीगल एडवाइस, और इफ पॉसिबल आई विल इशू अ मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द समरी एफएस, ऐसा कुछ आई विल डू, और आई मे इवन विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। So I'll take appropriate action if they refuse to rectify the mistakes MMS in the other information. Subsequent events, हो सकता है बाई चांस कि मेरी जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है और समरी एफएस पे जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें डेट में डिफरेंस है, तो मुझे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि इस बीच में मेन ऑडिट रिपोर्ट की डेट और समरी एफएस की ऑडिट रिपोर्ट की डेट में अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया है, ये पहले आप बता दो। एंड नंबर 2, अगर मान लो मेन ऑडिट रिपोर्ट के दिन ही कुछ गड़बड़ था, देयर वाज सम फैक्ट और इंफॉर्मेशन विच केम टू माय नॉलेज आफ्टर साइनिंग द मेन ऑडिट रिपोर्ट, तब मुझे समरी एफएस रिपोर्ट साइन नहीं करना है, तब मुझे पहले एज पर ऐसे 560 जो प्रोसीजर होते हैं वो करने पड़ेंगे, तब जाके मैं समरी एफएस पे ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा। ओके, सो दैट वाज इट। ये रहा अभी हम लोगों ने पढ़ा है 800 के अमेंडमेंट्स, ओके ना। तो तुम देख रहे होते अमेंडमेंट्स कम थे, मेन तो लैंग्वेज मॉडिफिकेशंस था। थैंक यू।